नमस्कार दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने एब्लॉक एलिमेंट्स में भी जो लेंथेनॉइड तत्व थे उनका अच्छे से डिस्कशन कर लिया था। इस लेक्चर में हम जो रिमेनिंग पार्ट है इसका एक्टिनॉइड्स उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो एब्लॉक एलिमेंट्स में भी हम कौन से तत्व पढ़ने वाले हैं? एब्लॉक एलिमेंट्स में हम एक्टिनॉइड तत्वों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। देखिए, ये जो एक्टिनॉइड तत्व हैं एक्चुअल में ये कौन से तत्व हैं? एक्टिनॉइड एक्टिनियम के बाद, एक्टिनियम के पश्चात, एक्टिनियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 89 है, एक्टिनियम के पश्चात आने वाले 14 एलिमेंट्स है, 14 तत्व है जिनको हम एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। इन 14 तत्वों के गुण एक्टिनियम के समान है। के बाद आने वाले 14 तत्व जिनके गुणधर्म एक्टिनियम के समान है, और एक्टिनियम के समान है तो स्वाभाविक हम उन्हें एक्टिनॉइड कहेंगे। एक्टिनॉइड का मतलब है एक्टिनियम के जैसे हैं, उनकी जैसी सिमिलरिटीज वहाँ पर वो शो करते हैं। अब एक्टिनियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स जिनका परमाणु क्रमांक 89 है उसके बाद वाले हैं सारे के सारे। सबसे बेसिक बात ये है, और हमें पता है कि परमाणु क्रमांक, ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है जो हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं कि परमाणु क्रमांक 83 के पश्चात, 83 के बाद में जितने भी तत्व आते हैं 83 के बाद वो सारे रेडियो सक्रिय हैं, मतलब उनके नाभिक स्थायी होते हैं। आने वाले तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं, और अगर ये तत्व रेडियो सक्रिय हैं, आने वाले सभी तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं। और रेडियो सक्रिय इसका मतलब इनके नाभिक स्थायी हैं, वो अधिक समय तक स्थायी नहीं रह पाते। तो ये 83 के बाद है, सारे लेंथेनॉइड तो 83 नहीं 89 के बाद और आते हैं। इसका मतलब ये जितने भी तत्व होते हैं एक्टिनॉइड्स, ये सारे एक्टिनॉइड्स रेडियो सक्रिय या रेडियो धर्मी होते हैं। कैसे तत्व हैं ये सारे रेडियो सक्रिय तत्व हैं या रेडियो धर्मी तत्व हैं। इनमें से परमाणु क्रमांक 92 के बाद में देखो, एक्टिनॉइड जो पहला तत्व आएगा वो आएगा 90 पर। 90 से लेकर के 92 तक के जो तत्व हैं ये तत्व रेडियो सक्रिय हैं। आई कहानी समझ में? कैसे हैं ये रेडियो सक्रिय तो हैं ही, लेकिन ये प्रकृति में मिलते हैं तो प्राकृतिक रेडियो सक्रिय है। क्या है ये प्राकृतिक रेडियो सक्रिय नेचर में अवेलेबल है 90 से 92 तक। कौन कौन से? थोरियम, प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम। लेकिन 92 के बाद में यानी 93 से लेकर के 103 तक ये भी रेडियो सक्रिय ही हैं, लेकिन ये ऐसे रेडियो सक्रिय हैं जो केवल प्रयोगशाला में बनाए गए हैं, यानी कृत्रिम या संश्लेषित रेडियो एक्टिव तत्व हैं। कौन से? जो 93 से 103 के, 93 से 103 वाले हैं, यानी 92 के बाद वाले, यूरेनियम के बाद वाले जितने भी तत्व हैं वो सारे कृत्रिम या संश्लेषित तत्व होते हैं। इसलिए ये जो तत्व हैं जो 93 से 103 के बीच आते हैं, इन सारे तत्वों को परायूरेनिक तत्व बोलते हैं। कौन से तत्व बोलेंगे इनको परायूरेनिक तत्व बोलते हैं, या फिर इनका ही दूसरा नाम होता है अति भारी तत्व। और कौन से तत्व बोल देते हैं इनको अति भारी तत्व भी कहा जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में अति भारी तत्व या परायूरेनिक तत्व की बात करें, पूछी जाए, तो ये होते हैं यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व। और
क्यों बोलते हैं उसका कारण पता होना चाहिए कि ये रेडियो सक्रिय तो है ही, साथ में ये प्रयोगशाला में ही संश्लेषित किए गए हैं कृत्रिम तत्व हैं। तो ये पूरी कहानी हमने एक्टिनोइड्स की देखी। अब आवर्त सारणी में एक्टिनोइडों को कहाँ पर स्थान दिया गया वो देख लो आप। लेंथेनोइड और एक्टिनोइड दोनों की पोजीशन है, जिसमें से मैं स्पेशली एक्टिनोइड्स को हाईलाइट यहाँ कर रहा हूँ। पीरियडिक टेबल में ये जो ग्रुप है उसमें से ग्रुप नंबर 3 की बात करते हैं। कौन से की बात करते हैं? हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 3, वर्ग संख्या 3, जिसको हम थर्ड बी भी बोलते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। और पीरियड नंबर 6 और 7 है। तो इस थर्ड बी में जो 7th पीरियड है, इस 7th पीरियड और थर्ड बी वाला ये बॉक्स है, इसमें परमाणु क्रमांक 89 से 103 तक है। कहाँ तक है? 89 से 103 तक। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आप लोगों के ये दिख जाए, समझ लो आप इस चीज़ को। ठीक है, ये चीज़ें हम यहाँ दोबारा देख लेते हैं। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि जो थर्ड बी है, यहाँ और अच्छे से देख लो आप, ये जो थर्ड या थर्ड बी ग्रुप है, इस ग्रुप में पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 में, 6 में जो है उनको लेंथेनोइड बोलते थे हम, और जो 7 में इनको हम क्या बोलेंगे? एक्टिनोइड, जिनका परमाणु क्रमांक 89 से 103 तक है। अब इसमें भी ध्यान दीजिए, जो 89 पर है वो तो खुद एक्टिनियम है। 89 पर तो ये एक्टिनोइड नहीं है, लेकिन इसके बाद आने वाले ये जो तत्व हैं ये सारे एक्टिनोइड है, जो 90 से 103 तक है। कौन कौन से? थोरियम, प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिनियम, नोबेलियम और लोरेंशियम। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी 3 एक्टिनोइड तत्वों के नाम लिखिए, या निम्न में से कौन सा युग्म एक्टिनोइड तत्वों का नहीं है। तो ये आपको प्रतीक सारे पता होना बहुत जरूरी है। ये फिर आपसे पूछा जा सकता है अति भारी तत्व कौन से हैं, तो फिर यूरेनियम से बाद आने वाले तत्व ये हमें यहाँ पे बताने हैं। परमाणु क्रमांक 100 वाला तत्व कौन सा, तो ये बता दिया। तो ये एक्टिनोइड तत्व हो गए। 14 तत्व हमारे एक्टिनियम के बाद वाले तत्व हैं। परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक है। 90 से 103 तक एक्टिनोइड होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है हमें। ठीक है, आवर्त सारणी में कहाँ स्थित है? तीसरे वर्ग में स्थित है और 7वें आवर्त में स्थित है। अब इन सभी तत्वों का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना स्टार्ट करता हूँ। वैसे एक्टिनोइडों में एक्टिनियम को शामिल नहीं किया जाता है। एक्टिनियम जो एलिमेंट होता है उस एक्टिनियम एलिमेंट को हम शामिल नहीं करते हैं, बट एक्टिनियम की स्टडी इनके साथ ही की जाती है। एक्टिनियम 89 नंबर का जो एलिमेंट है उसकी स्टडी इनके साथ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मैं इसको भी इनके साथ ही आपको बता देता हूँ। देखिए, एक्टिनोइड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन 5f में फिल होने होते हैं, बट 5f से पहले सॉरी, एक्टिनियम से पहले देखिए रेडोन एक गैस होती है जो 86 पर आ रही है। तो 86 पर रेडोन है। रेडोन में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आता है, वो आता है 7s में। रेडोन में फिल होने के बाद 7s में आएगा। 7s में फिल होने के बाद में इलेक्ट्रॉन को 5f में फिल होना है और फिर 6d में जाना है। n+l रूल ये कहता है। तो देखिए, एक्टिनियम जिसमें 89 है, 89 में से 86 रेडोन तक हो गए। रेडोन तक कितने हो गए? 86 हो गए। अब 87 और 88 ये दोनों 7s में जाएंगे, और रहा 89 को जाना था 5f में, लेकिन 5f में नहीं जा करके 6d में जाता है। तो ये n+l जो रूल है उसका उल्लंघन है, उसको ये फॉलो नहीं करता। तो एक्टिनियम n+l नियम को नहीं मानने वाला एक तत्व है, उसका उल्लंघन यहाँ होता है। एक्टिनियम के बाद में हम थोरियम की बात करते हैं। थोरियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वही रेडोन होगा, और रेडोन के बाद में नया जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ एंटर करेगा, वो देखिए
नए इलेक्ट्रॉन के लिए बताया था 6d से पहले 5f में जाना चाहिए था, ये केवल अपवाद स्वरूप इसके अंदर ये नहीं भर पाया, तो n+l का उल्लंघन है। आगे अब उसको 5f में आ जाना चाहिए था, लेकिन अब भी ये 5f में नहीं आएगा और इलेक्ट्रॉन 6d में ही जा रहा है। और यहां से कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या थोरियम को आप f ब्लॉक का तत्व मानेंगे, क्योंकि थोरियम में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो 5f में जा ही नहीं रहा है, 6d में जा रहा है, तो थोरियम को तो d ब्लॉक का तत्व मानना चाहिए, लेकिन ये f ब्लॉक का तत्व क्यों है? 90 नंबर वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ ये। थोरियम थोरियम f ब्लॉक का है या d ब्लॉक का? तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये d ब्लॉक का लग रहा है, लेकिन वास्तव में इसे f ब्लॉक का मानते क्यों? क्योंकि थोरियम में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। थोरियम का द्विधनाविशित आयन या त्रिधनाविशित TH+3 का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, TH+3 में 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 यहाँ से निकलेंगे और एक यहाँ से निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आना चाहिए? 6d1, लेकिन 6d1 नहीं आता, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाता है और यहाँ ट्रांसफर होकर के 5f1 हो जाता है। तो इसके थोरियम के आयन में इलेक्ट्रॉन 5f में है, तो इसका मतलब ये f ब्लॉक का है। तत्व में नहीं, उसके आयन में भी अगर इलेक्ट्रॉन f उपकोश में है तो उसे हम f ब्लॉक का एलिमेंट ही कंसीडर करते हैं। तो थोरियम क्यों f ब्लॉक का एलिमेंट है, अब आपके लिए एक चीजें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इन तत्वों में जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिल करें तो ध्यान रखिएगा f में कभी भी 1 नहीं आना है, न कभी f में 5 आने हैं और न ही कभी f में 8 आने हैं। 158 का आप ध्यान रखिएगा, 1, 5 और 8 नहीं भरने। देखिए 1 हमने नहीं भरा, बताओ यहाँ पे 1 नहीं भरा क्योंकि f में 1 नहीं होता तो हमने उसको उसी में भर दिया। आगे चलते हैं, आगे फिर आप चलोगे तो अब की बार आपको क्या करना है, अब भी अगर आप उसी में भरते रहोगे तो मामला ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। ज्यादा ऊर्जा वाले में भर रहे हो, कम ऊर्जा वाले में तो भर ही नहीं रहे हो। तो अब आप अपनी गलती को सुधारें और इसको यहाँ ले आए और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन तो इसका एक्स्ट्रा आना था, एक यहाँ से आ गया, तो ये 5f2 हो जाएगा, 6d1 हो जाएगा और 7s2 हो जाएगा। समझ में आ गई कहानी? इसके बाद में यूरेनियम जो कि 92 नंबर का है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताता हूँ। यूरेनियम के कॉन्फ़िगरेशन में भी वो रेडॉन जो कि 86 नंबर के, 5f हो जाएगा 3 और 6d में हो जाएगा 1 और 7s हो जाएगा 2। तो यूरेनियम में भी n+l का अपवाद ही चल रहा है अभी भी। 93 पर आता है नेपच्यूनियम। 93 नेपच्यूनियम, इसका देखेंगे तो रेडॉन होगा, 5f में 4 हो जाएगा, 6d में वही 1 रहेगा और 7s2 होगा। इसमें भी n+l नियम का अपवाद ही चलेगा। 94 नेपच्यूनियम के पास आओगे तो वही रेडॉन होगा। इस बार अगर नया इलेक्ट्रॉन आप 5f में डालते हो तो 5f 5 हो जाएगा, और ये मैंने आपको बता दिया कि f में 5 नहीं होना। तो यहाँ क्या होगा, f में 5 नहीं करना तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ ले लो तो डायरेक्ट 6 हो जाएगा। 5f 6 हो गया, 6d 0 हो गया और 7s2 हो गया। बताओ, बिल्कुल आसान सी सिंपल सी चीजें हमारे पास। इसके बाद हम अमरेशियम की बात करते हैं। अमरेशियम में क्या हो रहा है, रेडॉन नए इलेक्ट्रॉन का एंटर करेगा, नए इलेक्ट्रॉन f में एंटर करना है और f में इलेक्ट्रॉन एंटर करना है तो 5f 7, 6d 0 और 7s2, ऐसे आगे कंटिन्यू करते जाइए। अगर आप अमरेशियम की बात, क्यूरियम की बात करते हो जो कि 96 है, ये 95 था। 95 में आप देखिए अर्धपूरित विन्यास आ गया है, हाफ फील्ड विन्यास है, अर्धपूरित विन्यास है, तो स्टेबिलिटी आ गई। तो 95 वाला एग्जाम में आ सकता, अमरेशियम की बात हो सकती है। क्यूरियम में क्या होगा, अब नया इलेक्ट्रॉन आप 5f में एंटर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अर्धपूरित है, तो नया हम 6d में भेज देंगे और 7s2। तो अर्धपूरित विन्यास वाला है क्यूरियम 96, ये आ सकता है एग्जाम में। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकते हैं क्योंकि इसमें f के बजाय d में n+l नियम का यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। उसके बाद में फिर कोई टेंशन नहीं, वापस से नॉर्मल प्रोसेस चालू हो जाएगी। बर्केलियम में क्या होगा, वो रेडॉन है, इस बार इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा और एक एक्स्ट्रा आना था तो f में अचानक से 2 बढ़ जाएंगे और ये 9 हो जाएगा, 6d 0 हो जाएगा और 7s2 हो जाएगा। कैलिफोर्नियम जो कि 98 पर आने वाला है, वो रेडॉन, रेडॉन के बाद में 5f
10 हो जाएगा, 6d 0 हो जाएगा और 7s 2 हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल सिस्टमेटिक आप चलते रहिए। आइंस्टीनियम की आप बात कीजिए जो कि 99 नंबर पर है। 99 नंबर पर जो आइंस्टीनियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप, यहाँ 5f11 आएगा, 6d 0 रहेगा और 7s 2 होगा। नेक्स्ट फर्मियम की आप बात करोगे जो कि 100 नंबर पर है, इसमें रेडॉन होगा, रेडॉन के बाद में 5f में 12 आ जाएगा और 6d 0 और 7s 2, बिल्कुल सिस्टमेटिक, आगे कोई टेंशन नहीं है। 101 पर मेंडेलिनियम है जिसमें वो रेडॉन होगा, 5f 13 हो जाएगा, 6d 0 रहेगा और 7s 2 हो जाएगा। समझ में आ रही कहानी। 101 पर नोबेलियम है जिसमें वही रेडॉन, उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, 5f 14 होगा, 6d में 0 रहेगा और 7s 2 हो जाएगा। एंड 102 था, 103 लॉरेंशियम में हमें पता है कि 5f अब पूरा भर चुका है, तो 5f 14 6d में 1 आ जाएगा और 7s 2 हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास सिस्टमेटिकली मैंने यहाँ लिख दिए हैं। एक सिंपल सा जो क्वेश्चन आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, एक ये तो Ts+3 का कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकते हैं, Ts+3 में एक इलेक्ट्रॉन वहाँ शिफ्ट होने वाला है। दूसरा, ऐसे कितने एक्टिनोइड तत्व हैं जिनमें D में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसमें आप देखिए इसे आप काउंट न कीजिएगा क्योंकि एक्टिनियम एक्टिनोइड तत्व नहीं, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे। एक ये हो गया जिसके डी में, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4 तो यहाँ से हो गए, एक ये हो गया 5, ठीक है, और एक ये हो गया जो 6। कुल 6 एक्टिनोइड ऐसे हैं जिनके 6d में भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिनके 6d में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इनमें से ये n+l रूल को फॉलो कर रहा है, बाकी के 5 n+l रूल को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन को आप इजीली यहाँ हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। इनमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं वो 5f में एंटर करते हैं, जबकि लेंथेनोइडों में 4f में करते हैं। तो नाभिक के नज़दीक 4f वाले रहेंगे, 5f वाले, हमें पता है 4f वाले नाभिक के नज़दीक होंगे, 5f वाले दूर होंगे। तो 4f वाला इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधा हुआ रहेगा, 5f वाला ढीला रहेगा, इसलिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने में 5f का इलेक्ट्रॉन ज्यादा भाग ले पाएगा। तो रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो एक्टिनोइड से ज्यादा रिएक्टिव होंगे क्योंकि इनके 5f इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे हुए रहते हैं, 4f के इलेक्ट्रॉन तो फिर भी थोड़ी मजबूती से तो बंधे हुए हैं। नाभिक से दूर जाओगे इलेक्ट्रॉन ढीले हो जाएंगे, तो रिएक्शंस में वो इजीली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब आगे की जो चर्चा हम करते हैं वो आगे वाली चर्चा इनके ऑक्सीकरण अवस्था से रिलेटेड करते हैं। ध्यान दीजिए, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते थे, लेंथेनोइड परिवर्तनशील प्रदर्शित नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनमें केवल 1+3 से स्टेबिलिटी आती थी, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज से हमें पता चलता था। लेकिन जैसे हम वापस एक्टिनोइडों में आ जाएंगे तो एक्टिनोइडों में क्या होता है, एक्टिनोइडों में इस 5f 6d और 7s ये जो भी हैं इनकी ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। 7s और 5 ज्यादातर इलेक्ट्रॉन 7s और 5f में मिलने वाले हैं, तो 7s और 5f इनकी ऊर्जा में अंतर बहुत कम होने के कारण एक्टिनोइड परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर देते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये कि 7s 6d 5f इनकी ऊर्जा लगभग समान होने के कारण, ऊर्जा लगभग समान होती है तो वही परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर पाते हैं, जैसे हम डी ब्लॉक में भी पढ़ते हैं, डी ब्लॉक में भी समझते हैं। तो ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं। कौन कौन सी हो सकती है चेक कीजिएगा। एक्टिनियम में केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये और 1 है, तो ये केवल 1+3 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करता है, ठीक है। थोरियम में 2 इसके निकलेंगे, 1 इसका निकलेगा, तो +3 भी हो सकती है, लेकिन चारों इलेक्ट्रॉन निकाल करके ज्यादातर कंपाउंड जो थोरियम के बनते हैं वो +4 ही है, तो थोरियम की एक ही ऑक्सीकरण अवस्था और वो है +4, +3 इसकी स्टेबल नहीं है। प्रोटेक्टिनियम की बात करेंगे तो प्रोटेक्टिनियम में क्या होता है, +3 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है, और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, +5 हो सकती है।
क्योंकि 2 और 1 3 और 2 5 से ज़्यादा आप निकाल भी नहीं सकते। यूरेनियम की बात करेंगे तो यूरेनियम की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का मान और बढ़ जाएगा, +3 भी हो जाएगी, +4 भी हो सकती है, 5 भी और +6 तक। यूरेनियम +6 तक प्रदर्शित कर देता है। नेपच्यूनियम में देखिए आप 2 और 1 3, 3 और 4 7, भाइतम कोष में 7 है तो नेपच्यूनियम +7 तक प्रदर्शित कर देता है, +3, +4, +5, +6 और +7 तक नेपच्यूनियम। तो जैसे जैसे आप नेपच्यूनियम तक जाते हो उनकी उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था का जो मान है वो बढ़ता जाता है। नेपच्यूनियम से आगे जाते हो प्लूटोनियम के पास आओगे। नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम दोनों ऐसे तत्व हैं जिनके नाम ग्रह के नाम के आधार पर हैं। यहां पर आते आते इनकी उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था का मान बढ़ करके मैक्सिमम हो जाता है। इसके लिए भी +3 होगा, +4 होगा, +5, +6 और +7 तक आ जाता है। तो नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम में अधिकतम उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था का मान आता है। इससे ज़्यादा कोई भी एक्टिनोइड तत्व की ऑक्सीजन अवस्था नहीं होती। मैक्सिमम +7 होती है और वो भी किन की होती है? नेपच्यूनियम की और प्लूटोनियम की होती है। उसके बाद में आगे वापस चलोगे आप अमरेशियम के पास तो ये कम होना चालू हो जाएगी और अमरेशियम तो +3, +4, +5 और केवल +6 तक रखता है। अमरेशियम के बाद क्यूरियम के पास चलोगे तो ये तो और कम कर देता है और केवल +3 और +4 ही रखता है। क्यूरियम के बाद बर्केलियम के पास चलोगे तो वो भी केवल +3 और +4 रखता है और उसके बाद बचे हुए सारे तत्व केवल +3 करते हैं। बाकी के बचे भी केवल +3 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करेंगे। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि प्रारंभिक सदस्य जो होते हैं एक्टिनोइडों के, बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा, एक्टिनोइडों के शुरू के सदस्यों को देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे डी ब्लॉक के पढ़ रहे हों। प्रारंभिक सदस्य डी ब्लॉक के तत्वों की तरह परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं और अंतिम सदस्य जो होते हैं वो एक सामान्य कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वहां दर्शाते हैं और वो होती है +3, यानी अंतिम सदस्य लेंथेनोइडों के सदृश्य हैं जबकि प्रारंभिक सदस्य एक्टिनोइडों के सदृश्य वहां व्यवहार कर रहे होते हैं। ये इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वहां से कुछ बातें हैं। एग्जाम में क्या चीजें आ सकती है कि ये परिवर्तनशील क्यों प्रदर्शित करते हैं? परिवर्तनशील इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि 7s, 65f इनकी ऊर्जा लगभग कैसी है? समान है। उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है? +7। किसकी होती है? जिनके नाम ग्रह के आधार पर है, Np और Pu। नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम का +7 तक हो सकता है। प्रारंभिक वालों में परिवर्तनशील होता है या लास्ट वालों में? तो प्रारंभिक में परिवर्तनशील होता है, लास्ट वालों में वापस लेंथेनोइड की तरह एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाती है। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, कुछ तत्वों को अपनी ऑक्सीजन अवस्था बढ़ाकर +7 तक करनी होती है और हमें पता उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था अगर कोई तत्व प्रदर्शित कर रहा है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव आ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव या उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था केवल और केवल उनके ऑक्साइडों या फ्लोराइडों में ही पॉसिबल है। इसलिए एक्टिनोइड्स क्या करते हैं? एक्टिनोइड्स ऑक्सोधनाइनों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ऑक्सोधनाइन, क्योंकि एक्टिनोइडों को उच्चतम धनात्मक ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करनी पड़ती है तो इनके द्वारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आ पाती है। तो ये ऑक्सोधनाइन का निर्माण करते हैं, जबकि लेंथेनोइडों की इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि लेंथेनोइडों में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वहां आता भी नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। क्लियर होगी चीज? अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ता हूं और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? लेंथेनोइडों की तरह एक्टिनोइडों में भी संकुचन पाया जाता है जिसे हम एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन या एक्टिनोइड संकुचन बोलते हैं। क्यों होता है? उसका कारण जो लेंथेनोइडों में होता है सेम वैसा का वैसा है। लेंथेनोइडों में की तरह एक्टिनोइडों में भी क्या है? एक्टिनोइडों में बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन है इसको नाभिक पकड़ करके अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा और आंतरिक कोर के जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको परिरक्षित करते रहेंगे। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है? ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो नए इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं वो एंटर करते हैं 5f के। अब 5f के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 5f के इलेक्ट्रॉन दीर्घ 5f कक्षक जो होता है, ये 5f कक्षक दीर्घ व विस्तृत होता है, फैला हुआ रहता है और दीर्घ और विस्तृत होते हैं वो अपूर्ण परिरक्षण कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? वो अपूर्ण परिरक्षण कर पाते हैं।
अपूर्ण परिरक्षण कर पाएंगे, इसका मतलब है कि या परिरक्षण कम रहेगा, आकर्षण ज्यादा होगा, और आकर्षण ज्यादा रहेगा तो खींच करके ये छोटा हो जाएगा। जैसा लेंथेनोइडों में होता था वैसे के वैसे एक्टिनोइडों में होता है, और इसी को एक्टिनोइड संकुचन कहते हैं। अब लेंथेनोइडों में और एक्टिनोइडों में क्या होता है, लेंथेनोइडों में तो 4F होते हैं, एक्टिनोइडों में 5F होते हैं। और परिरक्षण जो है, उस परिरक्षण प्रभाव की हम बात करें तो वैसे तो न तो 4F में ज्यादा दम है न 5F में ज्यादा दम है, लेकिन इन दोनों भी कंपेयर करें तो 5F तो बिल्कुल भी नहीं है, 4F का थोड़ा ज्यादा है, 5F का तो बिल्कुल ही कम है, क्योंकि n का मान बढ़ने से परिरक्षण प्रभाव कमजोर होता है। तो 5F वाले इलेक्ट्रॉनों का तो अत्यंत दुर्बल है, और ज्यादा दुर्बल होने से एक्टिनोइड संकुचन का मान ज्यादा आता है। लेंथेनोइड संकुचन की तुलना में एक्टिनोइड संकुचन ज्यादा है, क्योंकि 5F इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण 4F इलेक्ट्रॉनों से और भी दुर्बल है। 5F और ज्यादा फैली और विस्तृत है, किसके कंपेयर में, 4F के कंपेयर में। तो ये एक बात भी हमारी बहुत अच्छी सी सटीक सी यहां से जानने वाली है, ठीक है। और इस प्रभाव को आप यहां से देखिए इनके साइज से पता चल रहा है। मैं इनके त्रिधनाविशिष्ट आयन जो है उनकी साइज बताता हूं। थोरियम +3 था, उसके लिए जो साइज आ रही है वो आ रही है 109 पिकोमीटर। जैसे जैसे प्रोटेक्टिनियम यूरेनियम के पास जाते जाओगे, इनकी साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज है, पिकोमीटर में ये साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है। जो ये बता रहा है कि एक्टिनोइड्स जो थे उन एक्टिनोइड्स की साइज भी कंटिन्यूसली कम होती है। अब प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम, जैसे जैसे चलोगे साइज लगातार छोटी होती जाएगी। बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं आता, ये भी नहीं कि अचानक से बहुत छोटा हो जाए, हल्का सा फर्क इनके अंदर चलता रहता है। एक्टिनोइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लास्ट लेक्चर में बात हो चुकी थी, यहाँ से भी आप उसे नोट कर सकते हैं। ये हो गया आपके लिए एक्टिनोइड कंस्ट्रक्शन। धातु परमाणु खुद का जो आकार है यानी धात्विक त्रिज्या है, उसमें तो खैर क्रमिक बदलाव नहीं आते। एक्टिनोइड लेंथेनोइडों में मैंने आपको बताया था, धातुओं की जो त्रिज्या है उसमें तो क्रमिक बदलाव नहीं आते, क्योंकि जो स्थायी विन्यास होगा उसके अचानक से ज्यादा होगी। लेकिन आयनिक जो था उसमें कंटिन्यूसली ये डिक्रीज होता है। अब फाइनली सब कुछ हमने यहाँ देख लिया, लेंथेनोइड भी एक्टिनोइड भी। तो लेंथेनोइड और एक्टिनोइडों को हम कंपेयर कर लेते हैं, दोनों में क्या फर्क है, क्या असमानता है वो देख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन लेंथेनोइड एंड एक्टिनोइड्स, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। पहला डिफरेंस, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4f ऑर्बिटल, मतलब अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 4f उपकोश में प्रवेश करता है लेंथेनोइडों में। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन लिख लीजिएगा यहाँ, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोश में प्रवेश करता है, जबकि एक्टिनोइडों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में प्रवेश कर रहा है, पहला। दूसरा, इसमें जो 4f के इलेक्ट्रॉन है उन 4f के इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी मतलब बंधन ऊर्जा ज्यादा होती है, 4f को ज्यादा मजबूती से बांध के रखते हैं। तो यहां लिख दीजिए आप, 4f कक्षकों की बंधन ऊर्जा उच्च होती है। एक्टिनोइडों में 5f जो थोड़ा नाभिक से दूर होते हैं, तो 5f इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा निम्न होती है। टेबल बनाते जाइए और लिखते जाइए। लेंथेनोइडों में 4f इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा उच्च होती है, यहाँ 5f इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5f कक्षकों की बंधन ऊर्जा कम होती है। तो ये ज्यादा भाग ले सकते हैं अभिक्रियाओं में। आगे देखिए, इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। संकुल कम क्यों बनाते हैं? संकुल कम इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव नहीं आता, जिसमें ज्यादा पॉजिटिव आएगा वही संकुल बना पाएगा। तो इसमें आप लिख दीजिए कि ये इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है क्योंकि इनकी ऑक्सीकरण का मान ज्यादा नहीं होता। इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा है क्योंकि इनमें ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर आता है। तो ये एक इनमें क्या आ गई, डिसिमिलरिटी आ गई। ज्यादातर लेंथेनोइडों के जो रंग हैं वो लेंथेनोइड आयनों के का कलर है वो रंगहीन होता है, और वो मैंने आपको बताया था कि विपाटन ज्यादा नहीं होता, लास्ट लेक्चर में बात हुई थी। लेकिन अधिकांश जो एक्टिनोइड्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं। तो एक्टिनोइडों के आयन कलरफुल है, लेंथेनोइडों के जो आयन्स हैं वो मोस्टली कलरलेस होते हैं। इनके द्वारा ऑक्सोधनाइन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको बता ही दिया। ऑक्सोधनाइन उनके द्वारा बनाना है जिनको उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करनी है, जबकि ये वाले ऑक्सोधनाइन बना सकते हैं जैसे यूरेनियम ने बनाया है, नेपच्यूनियम ने बनाया है। ओके, UO2+2 ऑक्सीजन, जैसे यूरेनियम +6 में, तो यूरेनियम +6 में क्या करेगा, ये 2 ऑक्सीजन लाएगा तो +4, और फिर +2 हो गया तो +6 हो गया, तो ये यूरेनियम का ऑक्सोधनाइन हो गया। ऐसे नेपच्यूनियम का ऑक्सोधनाइन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा
इनमें मोस्टली +3 ऑक्सीजन अवस्था होती है, कुछ एक +2 या +4 भी दर्शा सकते हैं, जबकि इनमें +3 के अलावा और भी बहुत सारी ऑक्सीजन अवस्था होती है, +4, +5, +6, +7 तक दर्शा सकते हैं। एक और बड़ा अंतर आप यहाँ लिख सकते हो कि ये रेडियो सक्रिय नहीं है, रेडियोधर्मी नहीं होते। एक अंतर आप ये नोट कर लीजिए, ये रेडियोधर्मी नहीं होते, ये रेडियो एक्टिव नहीं होते। अपवाद कौन है इसमें? लैंथेनोइडों में अपवाद है प्रोमीथियम, प्रोमीथियम को छोड़ दो बाकी कोई रेडियोधर्मी नहीं है। और इसमें आप क्या लिख सकते हो, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी रेडियोधर्मी होते हैं, ये रेडियोधर्मी होते हैं। तो ये कुछ अंतर आप जो लैंथेनोइड और एक्टिनोइडों के मध्य कर भी सकते हैं। कोई खास एक्टिनोइडों में भी ध्यान रखने की जरूरत होती नहीं है, कुछ बेसिक सी बातें जो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। इसी के साथ हमारा एक्टिनोइड वाला पार्ट यानी ए ब्लॉक वाला जो पार्ट है वो भी कंप्लीट हो रहा है। तो डी ब्लॉक हमने पहले फिनिश कर लिया था और ये हमने ए ब्लॉक एलिमेंट्स को भी फिनिश कर लिया है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।